भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। आज के ये वीडियो है वो मास्टर वीडियो है पर्यावरण अध्ययन पर। तो पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पुस्तक जो कक्षा 3 में पढ़ाई जाती है, जो 4 में पढ़ाई जाती है और 5 में पढ़ाई जाती है, इन सभी से जितने भी फैक्ट वाइज कोई प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को एक ही वीडियो में मैं कवर करूंगा। इस वीडियो में सभी जो फैक्ट है उनकी समरी में आपके लिए लेकर आया हूं। तो सीटेट एग्जाम के लिए एक रामबाण साबित होगा ये आपके लिए। तो वीडियो आपको शुरुआत से लेकर एंड तक देखनी है। तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम क्लास 3 से। सो क्लास 3 में एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो हमें एग्जैक्ट पॉइंट मिले थे उन सभी को फोटो खींचकर एक ही स्लाइड में हमने ऐसे कर दिया है। तो यहाँ से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले फैक्ट की पहले पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं। तो पहले दो जो फैक्ट हैं वो पेडागोजिकल टर्म हैं, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चे जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, जो चीज़ें सीखते हैं वो लोगों से और चीज़ों को देखकर और समझकर ज़्यादा सीखते हैं। इससे क्या है, बाहर की दुनिया का अवलोकन भी अगर आप उनको करवाएंगे तो उससे भी ज़्यादा सीखते हैं। तो कुछ पॉजिटिव और बड़े पॉइंट ही दिए गए हैं पहले दो पॉइंट में कि बच्चे लोगों को और बाहर की चीज़ों को देखकर ज़्यादा सीखते हैं। अगर दुनिया का अवलोकन करवाया जाए उनसे तो और ज़्यादा देखकर सीखते हैं। इसके अलावा सृजनात्मक गतिविधियाँ यानी कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं सृजनात्मक वाली, क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आप करवाओगे तो ज़्यादा सीखेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा एक पॉइंट हमें मिला था जिगसॉ पहेली। तो ये एक जिगसॉ पहेली होती है जिसमें क्या होता है, किसी एक चित्र होता है उसको आप काट देते हो, जैसे एक फोटो है आपने काट दिया, फिर उसके अलग अलग जो कटिंग वाले वो होते हैं उनको जोड़कर जो चित्र को सही किया जाता है उसको बोलते हैं जिगसॉ पहेली। आपने देखा होगा टुकड़े होते हैं उनको काट देते हैं, तो एक चित्र के टुकड़े को काटकर फिर उनको दोबारा से आपस में मिलाया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं जिगसॉ पहेली। जिगसॉ पहेली से एक प्रश्न आपका एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट बोला गया था विष्णु चिंचलाकर के बारे में। तो यहाँ पर विष्णु चिंचलाकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूखे पत्तों से बढ़िया चित्रकारी करने का श्रेय किसको जाता है? विष्णु चिंचलाकर। ठीक है, ये कलाकार हैं, इनका आप याद रखेंगे। विष्णु चिंचलाकर हैं, इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश में हैं। सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे ये। इसके बाद हमें एक पॉइंट मिला था जो स्वच्छ भारत अभियान से। तो आपको पता ही है 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, उन्होंने 2 अक्टूबर को ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था और ये महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक हमें ये मिला था पॉइंट कि बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि बच्चे कई सारी चीज़ों को अपनी भावनाओं के साथ प्रेरित करते हैं, तो ज़्यादा उनमें क्या है, क्रिएटिविटी आती है, सृजनात्मकता का, क्षमता का विकास उनमें होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों को जोड़कर यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें बताई गई थी। जैसे हांगकांग में बताया गया था कि हांगकांग में वहाँ पर क्या है, लोग सांप खाते हैं। तो जब वहाँ पर सांप खाते हैं तो एक सांप की प्रजाति है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, लिंग हू फैन है। ठीक है, याद रखेंगे, लिंग हू फैन नाम एक प्रजाति है जिसको लोग हांगकांग में खाते हैं। ऐसे ही केरल के बारे में भी बोला गया था। तो नारियल के वहाँ पर पेड़ होते हैं और इसके साथ टेपियोका खाया जाता है, इसका भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है जहाँ से एग्जाम में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि कई सारे जो पक्षी होते हैं वो गर्दन घुमा लेते हैं, कोई झटके से आगे पीछे करता है। तो इसके बारे में बताया गया था, जिसमें ये बताया गया था जो झटके से गर्दन जो अपनी आगे पीछे करते हैं वो होती है मैना। ठीक है, याद रखेंगे, जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। इसके अलावा जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो दोनों की जो खासियत है वो आपको पता होना चाहिए। जो मैना होती है आगे पीछे गर्दन करती है झटके से, उल्लू होता है अपनी गर्दन पूरी पीछे तक घुमा लेता है और पीछे की चीज़ों को भी देख सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चित्र अवलोकन कौशल विकसित करना है बालकों में, तो वो उनको चित्र दिखाकर इसका कौशल का विकास किया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पेडागोजी का टर्म है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया था। ब्रेल लिपि फ्रांस के लुइस ब्रेल ने इसको ईजाद किया था, आपको पता ही है। इसमें 6 बिंदु होते हैं उभरे हुए, जिनको स्पर्श करके बालक पढ़ता है।
जिन बालकों को दिखाई नहीं देता उनके लिए ब्रेल लिपि है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ घरों के बारे में बताया गया है कि जो घर होते हैं उनकी विशेषता बताई गई है अलग अलग जगह पर। तो यहाँ पर राजस्थान का एक बच्चा है, यहाँ पर बताया गया है कि जो राजस्थान में घर होते हैं वहाँ पर वो मिट्टी के बने होते हैं, मोटी मोटी दीवारों से, मिट्टी की मोटी दीवारों से घर बने होते हैं। और इसकी खास बात आप याद रखना, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उनकी जो दीवारें हैं वो लीप पोत कर उनको सुंदर बनाया जाता है, और उनकी छतें, ये प्रश्न पूछा गया था कि उनकी छतें हैं कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान में जो घर होते हैं उनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। अब चलते हैं हम मनाली की तरफ। मनाली में क्या है, जो वहाँ पर कई ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, याद रखेंगे, पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ पर बने होते हैं, मनाली में। आगे बढ़ते हैं क्लास 4 पर। यहाँ पर क्लास 3 के जितने भी फैक्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्लास 4 में ज़्यादा हैं, और क्लास 5 में जो फैक्ट है वो तो भरे पड़े हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई थी, यहाँ पर स्कूल जाने के लिए कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर कई सारे साधन उपयोग किए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे जो लद्दाख है, कई सारे पहाड़ हैं, कई सारी नदियां हैं वहाँ पर, तो ट्रॉली का उपयोग करते हैं बच्चे। ठीक है, ट्रॉली, ये आप देख सकते हैं, ये नदी है, ये पूरी नदी है, ये ट्रॉली है, ट्रॉली में 4-5 बच्चे बैठे और नदी के उस पार भेज दिया। ठीक है, तो ट्रॉली का यूज़ करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए लद्दाख में। इसके अलावा असम में, दूसरा आप देखिए फैक्ट, असम में क्या है, बांस से बने पुलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो पुल होते हैं आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से बांस पर चल रहे हैं और इस पुल का प्रयोग कर रहे हैं असम में। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, स्कूल जाने के लिए, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे उत्तराखंड में आपको पता ही है, उत्तराखंड में क्या है, ऊबड़ खाबड़ वाले पथरीले रास्ते होते हैं, कई सारे पथरीले रास्तों में क्या है, बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। इसके अलावा केरल में आप याद रखेंगे, केरल में इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए एक नाव का उपयोग किया जाता है, और इस नाव को बोलते हैं वल्लम। ठीक है, लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है, इसको बोलते हैं वल्लम। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वल्लम क्या है, वल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है जिसमें बैठकर बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पर स्कूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा है, जो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जानवरों के शरीर पर जो बाल होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं, वो किस कारण होते हैं। तो जानवरों के शरीर पर डिज़ाइन होते हैं वो उनके बाल के कारण होते हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर देखिए कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं, जैसे आपने भैंस देखी है, गाय देखी है, बकरी देखी है, तो कई सारे जानवर आपने देखे हैं उनके कान क्या है, बाहर की ओर होते हैं। जैसे आपने इंसान देखे हैं, कान क्या है, बाहर की ओर हैं। तो उनकी खास बात ये होती है कि शरीर पर बाल होते हैं तो वे बच्चे देते हैं। बच्चे देने का मतलब है वो अंडे नहीं देते, वो बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जिन जानवरों के कान बाहर की ओर निकले होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान अंदर घुसे होते हैं वो उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वो अंडे देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कान, जैसे आपने मगरमच्छ देखा होगा, आपने कई सारे देखो, छिपकली देखी होगी, जो कान है अंदर की तरफ घुसे रहते हैं, और कई सारे पक्षी देखे होंगे कान ढके रहते हैं, मतलब बाहर की तरफ नहीं निकला है। तो उसकी खास बात क्या है कि वो लोग, उनके शरीर पर एक तो बाल नहीं होंगे और दूसरा वे अंडे देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ और हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले थे कि यहाँ पर अभी ये जो पूरी स्लाइड है वो पूरी हाथियों पर है। तो आपको पता है हाथियों से भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले इनकी विशेषता लिखते जाइए, एक कॉपी पेन लीजिए, इनकी विशेषता लिखते जाइए कि एक दिन में एक हाथी 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ये हाथी की विशेषता है। और बहुत कम आराम करता है, ये भी है। और 2 से 4 घंटे सोता है केवल हाथी। ठीक है, हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, ये भी आप बात याद रखिए। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लिखते जाइए। कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। उनके कान होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर वो अपनी हवा करते हैं। अब इस पॉइंट को देखिए, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है, तुम्हारा वजन क्या है। तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिलता है कि जो छोटा हाथी का बच्चा होता है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। ये पॉइंट भी, ये फैक्ट भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और कुछ और हैं विशेषताएं हाथियों की। हाथी क्या है, झुंड में रहना पसंद करते हैं। झुंड में हमेशा हाथी नहीं होते, झुंड में हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हाथी नहीं होते हैं, हथनियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं।
और झुंड में जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। ठीक है, सबसे बड़ी हथनी उस झुंड की नेता होगी। 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे एक झुंड में होते हैं और 14-15 साल तक ही वो झुंड में रहते हैं। जैसे हाथी बड़ा हो जाता है तो वो झुंड अपना छोड़ देता है। ठीक है, तो ये बात खास बात है, याद रखेंगे। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे साथियों की मदद करते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वे कौन सा जानवर है जो मुसीबत आने पर दूसरे अन्य जानवरों की सहायता करता है, तो आपको पता होना चाहिए वो हाथी है। ठीक है, हाथियों से संबंधित सारे फैक्ट हमने इसमें रख लिए हैं, अब यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे छोटे बच्चे का वजन होता है 200 किलोग्राम। 100 किलोग्राम वो डेली एक हाथी नॉर्मल दिन में पत्ते खा लेता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है, बहुत कम आराम करता है। और कीचड़ में खेलने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। और याद रखिएगा जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हाथी नहीं होते हैं, हथनियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। 14-15 साल का जब हाथी होता है तो वो झुंड को छोड़ दे के चला जाता है। ठीक है, और एक दूसरे की मदद करते हैं हाथी, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये बहुत बड़ी एक कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा। राजस्थान के खेजड़ी, राजस्थान का जोधपुर है, वहाँ पर एक खेजड़ी गांव है। तो खेजड़ी गांव में एक वृक्ष लगता है खेजड़ी, उस वृक्ष का नाम है खेजड़ी क्योंकि वो खेजड़ी गांव में, इस वजह से उसका नाम खेजड़ी रख दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि ये बहुत पुरानी कहानी है और सच्ची कहानी है। उसमें क्या हुआ था कि जो बच्चे हैं वो उन पेड़ों के आसपास खेलते थे, तो वहाँ पर जो राजा रहता था, राजा ने अपने सैनिक भेजकर उस पेड़ को कटवाना चाहा। तो वहाँ पर जो बच्ची थी, जो अमृता है, यहाँ पर अमृता की कहानी बताई गई है। जो बच्ची अमृता है उसने क्या किया, वो पेड़ से लिपट गई, उसने काटने नहीं दिया। तो वहाँ पर जो सैनिक थे उन्होंने फिर भी काटा, तो अमृता को चोट आई, खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वो उससे चिपकी रही। और ऐसे ही करते करते सारे गांव वाले लिपट गए। ऐसे में 300 गांव वालों की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी राजा के सैनिकों द्वारा। बाद में राजा को एहसास हुआ कि ये पेड़ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसने भी थोड़ा सा महत्व दिया पेड़ों को। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि राजस्थान खेजड़ी, यह पेड़ राजस्थानी इलाके में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है, ये इसकी खास बातें आप याद रखेंगे। पेड़ की कलियों से सब्जी भी बनाई जाती है और पत्तियां पर रहने वाले जानवर जो पत्तियां खाते हैं और छाया भी अच्छी देते हैं। ठीक है, तो इस बारे में तो यहाँ पर इतना याद रखेंगे आप खेजड़ी वृक्ष के बारे में। राजस्थान के जोधपुर में ये लगता है, खेजड़ी गाँव में लगता है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं विश्नोई। ठीक है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, विश्नोई बोलते हैं, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इतना इफेक्ट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केरल के बारे में बताया गया कि केरल में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी में फेरी का इस्तेमाल करते हैं। फेरी, ठीक है, एक नाव है, फेरी है। वल्लम मैंने आपको बताया था, जो बच्चे प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए। फेरी भी एक नाव है। फेरी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टूरिज्म में यूज़ की जाती है, तो आप याद रखेंगे वल्लम और फेरी ये नाव हैं केरल में। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन, भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए बच्चों की मदद की जा सकती है। ये कुछ पेडागोजिकल टर्म था। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि जो माँ की बड़ी बहन होती है, यानी कि मौसी होती है, उसको वलियम्मा कहते हैं केरल में। अपनी माँ को अम्मूमा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, केरल में मौसी को वलियम्मा कहते हैं, अपनी माँ को अम्मूमा कहते हैं। इसके बाद है गोवा से केरल जाने के रास्ते में 92 सुरंग पड़ती हैं, 2000 पुल पड़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो पूछा भी जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नहीं पूछा सकता। ठीक है, सारे फैक्ट हमने रखे हैं, कोई भी फैक्ट बचना नहीं चाहिए। कर्दम मल्लेश्वरी तो वेट लिफ्टर हैं। इंटरनेशनल में इन्होंने 29 मेडल जीते थे, यह बात आपको याद रखनी है, 29 मेडल जीते थे। और भारत की पहली ऐसी महिला थी जो ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और 12 साल की उम्र में ही इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास किया था। और इनका ये भी पता होना चाहिए आपको, 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं ये। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की या फिर किसी भी राज्य की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जहाँ से कर्दम मल्लेश्वरी का प्रश्न नहीं पूछा गया होगा। यानी कि अभी जो सीटेट हमारा हुआ था 8 दिसंबर को, उसमें भी कर्दम मल्लेश्वरी से एक प्रश्न पूछा गया था। तो कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, इनके पापा हवलदार हैं। तो बस इतना याद रखिएगा, कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन जिसको कहते हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, 130 किलोग्राम तक ये वजन उठा लेती हैं। चलिए अब चढ़ते हैं क्लास 4 में, कुछ और चैप्टर हैं, तो चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे हम।
चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनसे रंग बनाया जाता है और वो रंग कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, उन रंगों से कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो इन फूलों का नाम आप याद रखेंगे, गुलदावरी, जीनिया, ठीक है, दो फूलों के नाम आप याद रखेंगे, गुलदावरी और जीनिया। इनसे रंग बनाए जाते हैं और इन रंगों को कपड़ों में लगाया जाता है, ठीक है। तो दो फूलों के नाम हैं जिनसे रंग प्राप्त होते हैं कपड़ों के, गुलदावरी और जीनिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फूलों की बात आई है तो फूलों से एक फूलों की घाटी की भी चर्चा की गई है। तो फूलों की घाटी कहाँ है, केवल इतना पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। यहाँ पर कई प्रकार के फूल हैं, सफ़ेद लाल तरह के कई सारे वो हैं फूल, ठीक है, याद रखेंगे फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अच्छा, इत्र किसे कहते हैं ये भी आपको बताना चाहिए। तो फूलों को एकदम निचोड़कर उसका अर्क होता है उसको बोलते हैं इत्र, ठीक है। फिर वो इत्र ये ज़्यादातर ये जो फूल पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है, इत्र बनाने वाले। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है वो इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ आपको कि सोहना गांव, हरियाणा का एक सोहना गांव है। तो यहाँ पर इसकी खास बात यह है, सोहना गांव की आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर जो घर हैं ऐसे नहीं बनाते, कोई मिट्टी से, पत्थर से, किसी भी चीज़ से घर बना लेते हैं वो लोग, जो आसपास चीज़ इनको मिल जाती है उसी से घर बना देते हैं। तो इसकी खास बात ये है, ठीक है, सोहना गांव ये हरियाणा का है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार के मधुबनी जिले में पाई जाती है, बनाई जाती है, सॉरी, मधुबनी जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका आप याद रखेंगे, आप देखिए ये है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला, बिहार के मधुबनी एक जिला है वहाँ पर ये बनाई जाती है, त्योहार की खुशी में बनाई जाती है। और इसका आप ये भी याद रखेंगे कि जो चावल होता है उसको पीसकर उसके घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है। और रंग भी ऐसे नहीं मिलाए जाते, रंग में हल्दी, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी का यूज़ कर लिया, तो इस तरह से रंग मिलाई जाती हैं, ठीक है। और पेड़, फूल, पेड़ों के रंग जो होते हैं और जो नील होती है कपड़ों में प्रयोग की जाती है वो, तो इस तरह से रंगों से मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है बिहार के मधुबनी जिले में, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि इत्र के बारे में चर्चा हो रही थी कि इत्र खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लीजिए, इत्र की, ठीक है, और एक इत्र की शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वो इत्र बनाने के लिए मशहूर है, ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है जो कि इत्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ट्रकों से भर भर कर यहाँ पर फूल आते हैं, इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है, कन्नौज, ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वगैरह आपको बताइए कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गिजूभाई बधेका से एक फैक्ट था। गिजूभाई बधेका आपको पता ही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक हैं भारत में। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन हैं, गिजूभाई बधेका। गिजूभाई बधेका गुजरात के रहने वाले हैं और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते थे ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बच्चों के लिए किस्से कहानियाँ लिखते थे। बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा का जनक इसमें इनको भारत में कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात बोली कि कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या आप जानते हैं वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये फैक्ट भी पूछ आया है एग्जाम में। कौए का जो घोंसला होता है उसमें अंडा देती है ये कोयल, ठीक है, और कौआ का क्या है, अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सहला देता है, ठीक है, सेता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे दूसरे के घोंसलों में देता है, तो वो कोयल है, ठीक है। किसके अंडों में, किसके घोंसलों में अंडे देती है, कौए के अंडों में, ठीक है। अब एक यहाँ पर क्विज मैंने आपके लिए रखी है, एक पहेली मैंने आपके लिए रखी है, इसका जवाब आप नीचे देंगे कमेंट्स में कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो एनसीईआरटी की बुक में ये एक पहेली थी, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, तो आप नीचे कमेंट्स में इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर इसके अलावा प्रदूषित पानी के बारे में बताया गया था कि प्रदूषित पानी से होने वाले रोग हैं दस्त और हैजा, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो प्रदूषित पानी है उससे हैजा हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, असम में एक माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है, माघ के महीने में मनाया जाता है। इसका जो पहला दिन होता है जब इसको मनाते हैं, इसका जो पहला दिन होता है उसको उरुका कहते हैं, बस इतना याद रखेंगे। माघ बिहू कहाँ का है, क्योंकि बिहू क्या है, वहाँ का डांस है असम का।
और माघ क्या है, महीना है, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इतना याद रखिएगा। और इसको इसमें जो पहला दिन होता है इसको उरुगा कहते हैं। यहाँ पर लोग क्या है, छप्पर बनाते हैं, जो शेड होते हैं, जैसे आपने गांव में देखा होगा, हमने भी बहुत सारी मतलब हेल्प वेल्प करने के लिए बुलाते थे लोग, तो वहाँ पर छप्पर होते हैं गाँव में, तो वो छप्पर बनाते हैं लोग, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, ये है कलचड़ी और कौवा। ये दोनों पक्षी एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनमें अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है। अंतर किस बात पर दिया गया है? अंतर इनके घोंसलों पर दिया गया है, इनके घोंसले कैसे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कलचड़ी के घोंसले की विशेषता बता देता हूँ। कलचड़ी का जो घोंसला होता है वो बहुत ज़्यादा नर्म होता है। किससे बना होता है? ऊन, बाल, रुई, ये सारी चीज़ों से बना होता है, जो नाजुक टहनी है, ठीक है। और जो कौए का घोंसला होता है वो नर्म नहीं होता, वो कठोर होता है, उसमें लोहे की छोटी छोटी कील भी होती हैं। जो चीज़ें कौए को मिलती हैं वो उससे घोंसला बना लेता है, ठीक है। याद रखेंगे कलचड़ी और कौए के घोंसले में क्या अंतर है। तो कलचड़ी का जो घोंसला है वो मुलायम होता है बहुत, कौए का घोंसला उससे थोड़ा सा कठोर होता है, ठीक है। बस इतना ही है, इतना ही याद रखना आप। आगे है कर्नाटक का हुलगुंडी गांव। तो यहाँ पर क्या है, बारिश नहीं होती थी और अच्छा, यहाँ पर भीमा संघ के बारे में दिया गया है। भीमा संघ एक ऐसा संघ है जो कर्नाटक में बनाया गया, भारत का बोल सकते हैं, भारत की एकमात्र ऐसी पंचायत जिसमें बड़े लोगों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। इसमें क्या है कि एक बार मतलब खेती वगैरह के लिए पानी वगैरह खत्म हो गया होगा, सूखा पड़ गया होगा, तो इसके लिए एक भीमा संघ बनाया गया और इसमें बच्चे भी शामिल थे। तो आप याद रखेंगे भीमा संघ क्या है। भीमा संघ एक ग्राम पंचायत है और इस पंचायत, ये कर्नाटक की पंचायत है, इसमें बड़े लोगों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ घोंसलों के बारे में बताया गया है कि एक होती है दर्जन चिड़िया, एक होती है शक्करखोरा और एक मैं यहाँ पर बता दूँ वीवर पक्षी। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दर्जन चिड़िया की विशेषता बता देता हूँ। जो दर्जन चिड़िया है वो अपना घोंसला बनाती है, या चलो यहाँ पर मैं देख के बताता हूँ, ये जो अपना घोंसला बनाती है वो उसको बुनकर बनाती है, दो पत्तों को बुनकर उसके बीच में अंडे देती है। याद रखेंगे दर्जन चिड़िया कैसा घोंसला बनाती है, बुनकर बनाती है, ठीक है। उसके बीच में अपने मतलब बुनकर एक थैले जैसा बना देती है, थैले में अंडे देती है, ठीक है। याद रखेंगे ये है दर्जन चिड़िया की खास बात। अब बात कर लेते हैं शक्करखोरा को। तो किसी झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। तो शक्करखोरा की खास बात क्या है, लटकता हुआ घोंसला वाला प्रश्न आपको दिख जाए तो लगा देना शक्करखोरा, ठीक है। याद रखेंगे शक्करखोरा लगा देना, लटकता घोंसला की बात आए। अगर बात आए कि नुकीली चोंच से सिलकर घोंसला बनाती है पत्तियों को, तो दर्जन चिड़िया लगा देना, एकदम सही आंसर होगा। अगर बात आए वीवर पक्षी की, तो वीवर पक्षी की क्या खास बात क्या है कि जो नर वीवर पक्षी होता है वो कई सारे घोंसले बनाता है। जो मादा वीवर पक्षी होती है वो उन घोंसलों में सबसे अच्छा घोंसला दिखती है, चुनाव करके ही उसमें अंडे देती है। ये वीवर पक्षी की खास बात है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसमें छोटा सा छेद रखती है वो, और उसमें ही उसके बच्चे होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे वीवर पक्षी की खास बात क्या है, जो नर वीवर पक्षी है वो कई सारे घोंसले बनाता है, 5 से 6 या फिर जितने भी बनाए। मादा वीवर पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उसमें जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है, ठीक है। याद रखेंगे वीवर पक्षी, दर्जन चिड़िया और शक्करखोरा, इन सभी की विशेषता आप याद रखेंगे। चलिए अब दांतों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो जानवर होते हैं उनकी दांतों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो सबसे पहले गाय के दांतों की क्या विशेषता है। तो गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं और जो पत्तों को काटते हैं, और घास चबाने के लिए उसके पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो ये गाय के दांतों की विशेषता है, आप याद रखेंगे। आगे के दांत छोटे होते हैं, पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं। यहाँ पर बिल्ली के बारे में आपको पता है, काटने फाड़ने के लिए एकदम नुकीले दांत होते हैं। सांप के 2 दांत होते हैं, ये आगे वाले खोखले दांत होते हैं जिनमें से जहर निकलता है, और अपने शिकार को चबाता नहीं है, वो पूरा निगलता है। तो ये तो बात आपको बताइए। यहाँ पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप बड़े ध्यान से याद करिए कि जो गिलहरी के दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते भी रहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे गिलहरी के दांत घिसते किस वजह से हैं, क्योंकि वो चीज़ों को काटती रहती है और उसके दांत बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इससे भी प्रश्न कि सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक, ये भी इस बार आया था आपका 8 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें ये भी आया था। राजस्थानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये आया था, ठीक है। नाम याद रखेंगे रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक जो पौधा है वो कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, एक पेड़ है ये।
ये पेड़ कितना बड़ा होता है, तो ये पेड़ लगभग एक क्लास की जो आपके घर की जो एक दीवार होती है उतना बड़ा होता है, और इसका 30 गुना नीचे होता है, इसका 30 गुना अंदर तक होता है। इसकी खास बात क्या होती है, इसकी जड़ों में, इसकी जो जड़ होती है उनमें पानी भरा रहता है। जब ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर ये होता है, अगर वहाँ पर सूखा पड़ जाए या फिर पानी की कमी पड़ जाए, तो वहाँ पर जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या करते हैं, इसकी जड़ों में पाइप डालते हैं और यहाँ से पानी को खींचते हैं। इसकी जड़ों में बहुत पानी भरा रहता है, रेगिस्तानी ओक की जड़ों में। ठीक है, बस इतना याद रख लें कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ बाकी के चैप्टर। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, आपको पता है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तेलंगाना राज्य का पोचमपल्ली कस्बा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है कि जो तेलंगाना राज्य का पोचमपल्ली कस्बा है, ये बुनकरों के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए फेमस है, बुनकर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुनकर रहते हैं और बुनाई का काम यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है देश में, याद रखेंगे। पोचमपल्ली, तेलंगाना राज्य का पोचमपल्ली कस्बा है, ये बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाके हैं जहाँ पर कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो उसके लिए फेमस हैं। जैसे कुल्लू मनाली में जो कुल्लू है, वहाँ की शॉल बहुत फेमस है। बिहार में जो मधुबनी जिला है, उसकी मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। असम की सिल्क बहुत फेमस है। कश्मीर की कढ़ाई बहुत फेमस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये आपको याद करनी है। ठीक है, कुल्लू की शॉल है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग है, असम की सिल्क है, कश्मीर की कढ़ाई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बोला गया है कि चाचा को क्या बोलते हैं, चिट्टप्पन ही बोलेंगे। ठीक है, और चाची को क्या बोलेंगे, कुंजुम्मा। ठीक है, जैसे वलियम्मा, अम्मूमा, मैंने आपको बताया था, मौसी को वलियम्मा और माँ को अम्मूमा। ऐसे ही मलयालम में, केरल में चाचा को बोलते हैं चिट्टप्पन और चाची को बोलते हैं कुंजुम्मा। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो बताया गया है कि जो केरल है सबसे ज़्यादा मसालों के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। मसालों में सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च सबसे ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, मसालों में सबसे ज़्यादा छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ता, लौंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। केरल इसी के लिए फेमस है। ठीक है, केरल में एक साइलेंट वैली है, उसके लिए भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैव विविधता सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी घाटों में, वो भी उधर ही है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए कक्षा 5 की तरफ चलते हैं। कक्षा 5 में ये दोस्तों ये वाली पुस्तक पढ़ाई जाती है जो आप देख रहे हैं आसपास। और कक्षा 5 में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट हैं। लाइक वगैरह शेयर करना आपको पता ही है। चलिए, तो सबसे पहले जो विषय है आसपास, उसको 6 थीमों में बांटा गया है। ये प्रश्न भी आया है, ये प्रश्न भी अभी आया है, उसको 6 थीमों में बांटा है। वो 6 थीम में बता देता हूँ। सबसे पहली थीम है परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, एक है यात्रा, और छठवीं थीम है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीम हैं जिनको पर्यावरण की पुस्तक को 6 थीमों में विभाजित किया है। जो पहली थीम है परिवार एवं मित्र, इसकी 4 उपथीम हैं, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। ठीक है, 4 उपथीम है इसकी, परिवार और मित्र की। तो ये थीम आपको याद करनी है, ये थीम से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं। चलिए, यहाँ पर चींटियों की एक विशेषता बताई गई है। चींटियों की विशेषता आपको पता होनी चाहिए। तो जानवर कह रहा, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं जो चींटियाँ होती हैं वो एक लाइन में क्यों चलती हैं, उसका कारण क्या है। तो वो अपने पीछे ज़मीन पर कुछ ऐसा कोई पदार्थ वगैरह छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं, कोई ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं वो जिसे सूंघकर दूसरी चिड़ियों को रास्ता पता चल जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ घटनाओं पर चर्चा करेंगे। जैसे 2004 में घटना हुई थी अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहाँ पर सुनामी आई थी। तो यहाँ पर बताने की ये कोशिश की गई है कि जो जानवर होते हैं, कोई भी विपदा या विपत्ति या फिर प्राकृतिक आपदा आने पर अलग अलग तरह की वो आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ था 2004 में दिसंबर में। अंडमान में एक खास आदिवासी रहते थे। तो वहाँ पर जैसे ही बाढ़ सुनामी आई,
सुनामी आने से पहले वहाँ के जो जानवर हैं वो अलग तरह से व्यवहार करने लगे, इधर उधर अलग अलग आवाज़ निकालने लगे। तो वहाँ के लोगों को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षित पहले ही वहाँ से निकल चुके, तो इस तरह से वहाँ के लोग बच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि प्राकृतिक आपदा आने पर जो जानवर हैं वो अलग तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए, ये बहुत फनी सा जानवर है, इसका नाम स्लोथ है। ये बहुत फनी है। ये फनी है कि 17 घंटे तो ये उल्टा लटक कर मस्ती से सोता रहता है। एक पेड़ से उल्टा लटक जाएगा और 17 घंटे सोता रहेगा, और जिस पेड़ पर रहता है ये उसी के पत्ते खाकर मजे करता है। पूरी जिंदगी में केवल 7 से 8 पेड़ों पर ही जाता है। एक पेड़ के पूरे पत्ते खत्म हो जाते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाता है, वरना दूसरे पेड़ पर नहीं जाता। हफ्ते में एक दिन नीचे आता है शौच के लिए, और 40 साल का जीवन होता है इसका। 40 साल में केवल 8 पेड़ों पर ही जाता है। ठीक है, आप सोच सकते हैं, एक हफ्ते में एक बार नीचे आता है शौच के लिए, फिर चढ़ जाता है, 17 घंटे सोते रहता है, पत्ते खाते रहता है। तो आप देख सकते हैं कितना लेजी जानवर है। इसका नाम है स्लॉथ। ठीक है, याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? स्लॉथ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बाघ की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो बाघ की कई सारी विशेषताएं हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। मूछें, जो बाघ की मूछें होती हैं, सबसे पहले मूछों के बारे में बताया गया है कि कंपन भांप लेती हैं वो मूछें। ठीक है, शिकार का बिल्कुल सही स्थिति का पता लग जाता है। जो मूछें होती हैं वो कंपन करने लग जाती हैं। जो कंपन होता है कहीं भी, तो उसको भांप लेती हैं और शिकार को एकदम पहचान लेती हैं कि किस जगह पर है। इसके अलावा अंधेरे में रास्ता ढूंढने पर भी ये मूछें इसकी मदद करती हैं। इसके अलावा बाघ जो होता है वो हम इंसानों से अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख लेता है। जितना हमें अंधेरे में थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, उससे 6 गुना बेहतर एक बाघ को दिखता है। और अपने इलाके में वो क्या करता है? मूत्र छोड़ता है। इससे क्या होता है? उसकी गंध छोड़ देता है, जिससे बाकी जानवरों को, बाकी बाघों को पता लग जाए कि यहाँ पर कोई एक दूसरा बाघ है। तो ये इसकी खास बात है। और मौके के अनुसार ये अपनी आवाज़ भी बदलता है, ये भी है। बाघिन को बुलाने के लिए इसकी कुछ अलग आवाज़ होती है। जो कराहता है उसके लिए अलग आवाज़ होती है। घुर्राना, इसके लिए अलग आवाज़ होती है। जब ये घुर्राता है तो इसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, फैक्ट ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पत्ते हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से उसकी आवाज़ में अंतर कर लेता है। जैसे कोई हवा से पत्ते हिल रहे हैं या फिर कोई शिकार निकल के जा रहा है, तो वो अंतर पता कर लेता है कि कोई शिकार है या फिर हवा से हिल रहे हैं। ठीक है, और उसकी दिशा वगैरह सब कुछ एकदम ठीक पता लगा लेता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं बाघ की, ये सारी विशेषताएं जो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाघ वगैरह है और जो भी कई सारे जानवर हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, यानी कि खत्म होने की कगार पर जो जानवर होते हैं, उनको बचाने के लिए कई सारे नेशनल पार्क सरकार के द्वारा खोले गए हैं। तो ऐसा ही एक नेशनल पार्क जिसकी चर्चा इस चैप्टर में की गई थी वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और राजस्थान का जो भरतपुर में घनापक्षी विहार है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जानवरों का जंगल में शिकार करना मना है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता यहाँ पर जानवरों को। ठीक है, तो ये कुछ 2 नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अच्छा, जो नेशनल पार्क हैं इन सभी को मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में अलग। ठीक है, और जितने भी नेशनल पार्क हैं, पक्षी विहार हैं, सबको एक वीडियो में कवर कर दूंगा मैं। आप नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर में ताकत देता है। इसके लिए ये अमूर्त है, मतलब थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में बताया गया था, आगे चर्चा कर लेंगे। चलिए अब देखिए, ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया है। सांपों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये बताया गया है कि भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं: नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। ठीक है, इनके नाम आप याद करिए, नहीं करिए, लेकिन इतना फैक्ट आप याद जरूर करिएगा कि 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न जो पूछा गया था उसमें ऑप्शन दे दिए गए थे कि 4 जो सांप हैं उनकी विशेषता नहीं है। तो विशेषता में था कि भारत में जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों को उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो एक फैक्ट ये था कि एक पॉइंट ये था ऑप्शन आपका कि जो सांप होता है उसके 4 दांत होते हैं, तो वो ऑप्शन गलत था। ठीक है, सांप के जो दांत है वो कितने होते हैं? 2। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि जिस सांप ने काटा है तुरंत उसके असर खत्म करने के लिए सीरम होता है, सीरम दवाई होती है, और ये सीरम बनाई जाती है सांप के जहर से ही। यानी कि सांप के जहर को काटने के लिए सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट था। तो केवल इतने से छोटे से फैक्ट से
पूरा एक ऑप्शन करके दे दिया गया था आपके सीटेट परीक्षा में, तो आपको पता होना चाहिए। 3 चीज़ें पता कर लेना केवल कि जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं, 2 उनके दांत होते हैं, उनकी सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, केवल इतना याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वो दिया गया था, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो कच्चा दूध है उसको 2 घंटे लगते हैं पचने में, उबला हुआ दूध है उसको 2 घंटे लगते हैं, कच्चे दूध को 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, पूरी तरह से अगर अंडा आप उबाल लेते हो तो 3 घंटे 30 मिनट में पचेगा आपके शरीर में। ये है पेट में पाचक रस के थोड़ा सा बताया गया था, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कम उबला अंडा 3 घंटे में पच जाएगा। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में पचेगा। कच्चा अंडा, आप दूध का याद कर लेना, ज़्यादातर जो प्रश्न हमें लग रहा है वो पूछा जाएगा तो दूध से ही पूछा जाएगा, कच्चा दूध या फिर उबला दूध। उबला दूध 2 घंटे में पचता है, कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पचता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कक्षा 5 में चैप्टर 5 to 6 चैप्टर वाइज हमने मतलब वो लिए थे फैक्ट, सारे फोटो हमने चैप्टर वाइज लिए थे। तो यहाँ पर शिक्षक के लिए एक संकेत है, देख लेते हैं क्या है। प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है, उसमें क्या नमी है, इनसे भी अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। यानी कि अब देखिए हवा का तापमान क्या है, तापमान और उसमें नमी कितनी है, ये 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं अंकुरण में। अंकुरण होता है पौधे से संबंधित होता है, जैसे किसी बीज से पौधा फल बनना, तो वो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, तापमान पर, और उसमें तापमान में नमी कितनी है उस पर। ठीक है, 2 चीज़ आप याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने रख लिया है कि कांच वगैरह की जो शीशी होती है, अचार वगैरह को उसमें कुछ करती हैं तो उसको धूप में बड़े अच्छे से सुखाया जाता है। तो ये प्रश्न हमने शायद पिछली परीक्षा में पढ़ा था, इसलिए हमने रख लिया है। जैसे ब्रेड वगैरह है उसमें से सारा पानी सूख लिया जाता है, और आम पापड़ वगैरह है, अचार है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, चटनी, टॉफ़ी, रस, कई सारी चीज़ें बनाती हैं। ये सारी चीज़ें आम से बनती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, आम से। आगे बढ़ लेते हैं। तो ये है आत्रेयपुरम गाँव, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश का आत्रेयपुरम गांव है। यहाँ पर आम सबसे ज़्यादा होते हैं, तो याद रखेंगे आमों के लिए आंध्र प्रदेश का आत्रेयपुरम गांव प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आम पापड़ वगैरह भी के बारे में बताया गया कि आम पापड़ वगैरह भी बनाए जाते हैं, तो आपने भी खाए होंगे, मैंने भी बहुत खाए थे बचपन में। कई सारी चीज़ों से बनाया जाता है। इसको बोलते हैं मामिडी तांड्रा। ठीक है, आम पापड़ को क्या बोलते हैं वहाँ पर, मामिडी तांड्रा। तो कई सारी चीज़ होती हैं, चटाई के चुईरा, पेड़ के डंडे, नारियल, गुड़, चीनी, इन सभी को मिलाकर बनाया जाता है आम पापड़। ठीक है, आप याद रखेंगे आम पापड़ इन सभी चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है और इसको बोलते हैं मामिडी तांड्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ये बात की गई है नेपेंथिस। तो ये एक शिकारी पौधा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। चूहे, मेंढक, सभी कीड़े छोटे बड़े शिकार कर लेता है ये। अच्छा, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि तो सबसे ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कहाँ पर पाया जाता है, तो मेघालय राज्य में। ठीक है, नेपेंथिस जो पौधा है वो एक शिकारी पौधा है और जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में भी पाया जाता है। अगर भारत की पूछ रहे हैं कि कहाँ पर पाया जाता है, तो मेघालय राज्य में ये नेपेंथिस पौधा पाया जाता है। ठीक है, देखिए ढक्कन जैसा होता है, कोई भी मतलब पक्षी कोई भी कीट वगैरह उड़कर आता है, एकदम से बंद कर लेता है, फिर उसको खा लेता है। ठीक है, शिकारी पौधा इसलिए बोलते हैं इसको। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया था कि दूर छिटक देते हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लग जाती हैं। तो छिटक कर बिखरने वाली चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, याद रखेंगे सोयाबीन की कलियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है जो आपने देखी। अच्छा, पहले ये देखिए, एक बीज जैसा होता है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में बीज जैसा होता है, कांटे वगैरह होते हैं, जो उसको फेंक कर मारते हैं तो कपड़ों से वो चिपक जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, गांव वगैरह में देखा होगा, उसको फेंक कर मारते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो आके चिपक जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, चिपकने वाली इस चीज़ को बोलते हैं वेलक्रो। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेलक्रो। और ये जो चिपकने वाला बीज था, इसी से बनी है हमारा बैग, इसी से हम बनी हमारी टोपी। हमारी टोपी में जो चिपकने वाली चीज़ होती है, जैसे सैंडल में देखिए, आपने देखा हो, इसको एकदम यहाँ से यहाँ कर देंगे तो ये चिपक जाता है। तो ये चीज़ कैसे बनी है, तो ये घटना हुई थी 1948 में। जॉर्ज मेस्ट्रल,
ये आप नाम याद रखेंगे, जॉर्ज मेस्ट्रल हैं। तो यहाँ पर इनको ये चिपकने वाला बीज मिला था, वहाँ से इन्होंने इसको वेलक्रो बनाया था। ठीक है, वेलक्रो बनाया, फिर वेलक्रो बनाने से क्या हुआ, वेलक्रो से हमारे सैंडल बने, हमारे जो बैग वगैरह हैं हम एकदम चिपका देते हैं वो बने, और आपने कैप जो टोपी होती है उसमें पीछे देखा होगा वो भी चिपकने वाली होती है। तो ये सारी चीज़ें बनाई है मेस्ट्रल ने। ठीक है, मेस्ट्रल का आइडिया था ये, और ये आइडिया मिला था उसको इस बीज से। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी पुरानी बात है, 650 साल पुरानी बात है, घड़सी सर। तो सर का मतलब होता है तालाब। देखिए एनसीईआरटी बुक की एक खास बात यह है कि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो घड़सी सर में सर का मतलब बता दिया, यानी कि तालाब। तो एक तालाब के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो कि जैसलमेर के राजा घड़सी के लोगों ने अपने साथ मिलकर बनाया था। ठीक है, इसमें क्या था, दूसरे दोनों तरफ पक्के घाट थे, सजे हुए बरामदे इसमें थे, बड़े हॉल और कई सारी चीज़ें थी। तो आप याद रखेंगे जैसलमेर का राजा था घड़सी सर नामक तालाब उसी ने बनवाए थे। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ और भी है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मिर्च के बारे में दिया गया था क्लास 5 में ही, एनसीईआरटी की पुस्तक में मिर्च के बारे में दिया गया था कि मिर्च हमारे यहाँ पर इंडिया में कैसे आई। तो मिर्च को, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मिर्च आई थी हमारे इंडिया में, व्यापारी लाए थे, पुर्तगाल देश के व्यापारी। ठीक है, पुर्तगाल देश के व्यापारी हमारे देश में मिर्च लाए थे, और दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका से वो भारत लाए थे। ठीक है, याद रखेंगे मिर्च हमारे देश में पुर्तगाली लाए थे, जो पुर्तगाली देश के व्यापारी लाए थे, और दक्षिण अमेरिका से वो लाए थे। ठीक है, तो यह बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलबरूनी के यानी कि हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा दिया गया था। अलबरूनी कौन था, अलबरूनी एक यात्री था जो कि कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। भारत के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी, भारत के तालाबों के बारे में इसने बहुत अच्छा वर्णन किया था। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और इनके लिए क्या है, अलबरूनी के लिए 1973 में एक डाक टिकट भी छापी गई थी। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने अभी घड़सी सर तालाब पढ़ा, ऐसे ही बावड़ी भी तालाब है। तो ये भी आप ये बात याद रखेंगे, बावड़ी, घड़सी सर, ये सारे तालाब हैं। जो बावड़ी तालाब है इसकी खास बात ये थी कि इसमें देखिए आप देख सकते हैं एकदम कितनी सारी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से आप एकदम से नीचे जा सकते हैं, नीचे जाकर पानी भर सकते हैं। तो ये कुछ सीढ़ियों ये इसकी खासियत थी। ठीक है, बावड़ी तालाब की खासियत क्या थी, सीढ़ी थी उसमें ज़्यादा। घड़सी सर तालाब की खास बात क्या थी, उसमें बड़े बड़े चबूतरे बरामदे बने थे उसके चारों ओर। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो कि कुआं है वहाँ से पानी भरते उसकी पूजा कर रही है। तो ये मैं ये बताना चाहूँगी, उत्तराखंड में तालाब या झरने पर जाकर सिर झुकाते हैं लोग। तो ये बात आपको याद रखनी है, वहाँ पर पूजा की जाती है तालाब या झरने वगैरह की। आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1986 की बात है ये, जो बावड़ी जैसे मैंने आपको बताया वो बंद हो गए थे। फिर क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मिलजुल कर 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला और बावड़ियों से पानी लेना फिर दोबारा से शुरू किया था। तो वहाँ पर क्या है, सूखा पड़ गया था, जोधपुर में सूखा पड़ गया था 1986 में। तो वहाँ पर जो बावड़ी जैसा मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर जो बावड़ियों को फिर दोबारा से उनका उद्धार क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार, हाँ जीर्णोद्धार किया गया। ठीक है, 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला गया, वहाँ के राजा वहाँ के लोगों ने चंदा वंदा इकट्ठा करके। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तरुण भारत संघ, तो तरुण भारत संघ ने मदद की थी दड़की माई की। तो दड़की माई की तालाबों से संबंधित है, तो ये आप याद रखेंगे। राजस्थान के अलवर जिले में गांव में रहती हैं दड़की माई, और ये तालाबों से संबंधित हैं, तालाबों की मरम्मत इन्होंने की है। और आप ये याद रखेंगे कि तरुण भारत संघ तालाबों की मदद करने से संबंधित एक संस्था है। ठीक है, याद रखेंगे, तरुण भारत संघ एक संस्था है जो तालाबों की मरम्मत करने के लिए से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, लाइक वगैरह करते रहिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, मृत सागर, डेड सी के बारे में बताया गया है। तो कुछ इसकी खास विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी खास विशेषता ये है कि अगर 1 लीटर पानी आप लोगे मृत सागर में से, तो 300 ग्राम उसमें नमक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो
और इसकी खास बात यह है कि इसमें आप तैर नहीं सकते, ऐसा लगेगा आपको कि आप इसमें लेटे हैं, ठीक है, इतना नमक होता है। आप सोच सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। तो ये डेड सी है, मृत सागर है। मृत सागर के आसपास कोई देश वगैरह का नाम नीचे कमेंट्स में बताइएगा आप, ठीक है। मृत जो सागर है उसके पास किसी एक देश का नाम एक एक बच्चा बताएगा, नीचे कमेंट करके बताएगा, ठीक है। मृत सागर के पास कौन कौन सा देश है या फिर कहाँ पर है, इसकी स्थिति बताएगा। यहाँ पर मलेरिया के बारे में बताया गया कि मादा मच्छर एनाफिलीज से ये फैलता है मलेरिया। और यहाँ पर ये स्कोप से इसका थोड़ा सा लेके वो पता लगाया था कि स्कोप जो होता है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, इसकी खास बात ये होती है कि 1000 गुना बड़ी चीज़ करके दिखा देता है ये। अब सोचिए थोड़ी सी एक बूंद है खून की, उसको 1000 गुना बड़ी करके दिखा देता है। तो ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये जांच वाँच करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो मलेरिया याद रखेंगे, मलेरिया मच्छर किससे फैलता है? मादा मच्छर एनाफिलिस से। आगे भी पढ़ेंगे कौन कौन सी वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं, कौन कौन सी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं, तो वो भी दिया गया है। तो डांडी यात्रा के बारे में आपको पता ही होगा, 1930 में ये की गई थी डांडी यात्रा। इसमें हुआ क्या था कि जो नमक है, जो नमक पर रोक लगा दी थी अंग्रेज़ों ने, भारत के लोगों पर नमक निकालने पर रोक लगा दी थी और बहुत ज़्यादा टैक्स भी उस पर लगा दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने ये जो डांडी यात्रा है इसको शुरू किया, अहमदाबाद से इसको शुरू किया और डांडी तक इसको किया, और जो नमक कानून था उसको तोड़ा, ठीक है। महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत से मिल रही है उसके लिए आप बंदिश कैसे लगा सकते हो हम पर, ठीक है। तो ये डांडी नमक जो कानून है उसको तोड़ा था डांडी यात्रा के द्वारा। 1930 में ये यात्रा शुरू की गई थी अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक, ठीक है, एक लंबी यात्रा थी। आगे बढ़ते हैं। तो मलेरिया जैसे मैंने आपको बताया मादा एनाफिलिस से फैलता है। यहाँ पर एक इसकी दवाई के बारे में भी बताया गया है कि एक पेड़ होता है सिनकोना पेड़, इसकी छाल से पहले दवाई बनाई जाती थी। इसकी छाल को पहले लोग उबाल कर पीते थे, अभी क्या है इसकी छाल से दवाई भी बनाई जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। पहले लोग इसके लिए सिनकोना पेड़ की छाल से दवाई बनाते थे, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और थोड़ा सा बोला गया था हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से डॉक्टर की ताकत की दवाई, तो खून की कमी हो जाती है दोस्तों। हीमोग्लोबिन ज़्यादातर आपको रक्त में ही मिलता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, याद रखेंगे। आयरन हमें मिलता है, वो भी रक्त में होता है, ये मिलता है हमें हरी सब्जियों से, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों से ये खानी चाहिए हमें कि खून में आयरन की कमी नहीं होगी। तो ये कुछ बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक और बीमारी के बारे में दिया गया है, अनीमिया। तो अनीमिया का आप ये याद रखेंगे, ये घटना के ऊपर दिया गया है कि दिल्ली में घटना हो गई थी। अनीमिया के बारे में आप याद रखेंगे, इससे शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। इससे शारीरिक और मानसिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और फुर्ती उनकी कम हो जाती है। तो ये है अनीमिया के लक्षण, आप याद रखेंगे। अनीमिया बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जाती है, यानी कि अगर आयरन की दवाई दी जाए तो अनीमिया भी ठीक हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। मच्छर, अच्छा, ये वैज्ञानिक है, इनका नाम देखिए, रोनाल्ड रोस। तो इनको सबसे पहले क्या है इनको बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, इन्होंने पता लगाया था कि जो मलेरिया बीमारी है जो हम पढ़ रहे थे पीछे, वो मच्छर से फैलती है, ठीक है। इन्होंने, रोनाल्ड रोस ने ही पता लगाया था कि जो मच्छर से ही मलेरिया नामक बीमारी फैलती है। और इसके लिए इनको 1902 में 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और 1905 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के समय भी ये बोल रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। तो केवल आप रोनाल्ड रोस के बारे में इतना ही याद रखेंगे, इन्होंने ही पता लगाया था कि जो मलेरिया बीमारी है वो मच्छर से फैलती है। 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पर बछेंद्री पाल की दी गई है कहानी कि बछेंद्री पाल क्या है, आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ये भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और 23 मई 1984 को डेट दी गई है, आप याद करो तो याद कर लेना। 1 बजकर दिन का समय था, 1:07 पर यह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उन्होंने कदम रख दिया था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही है। तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में, तो ये भी आप याद करेंगे, ठीक है। इनके गुरुजी का नाम आप याद कर लीजिए, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह।
ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह बछेंद्री पाल के गुरुजी का नाम है। अब यहाँ पर तोप का इस्तेमाल के बारे में थोड़ी सी बात की गई है कि तोप का इस्तेमाल सबसे पहले हिस्ट्री का टॉपिक है, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखिए हिस्ट्री के 2 वीडियोस में डाल चुका हूँ, दोनों ही बहुत उम्दा वीडियो हैं। आप देखना हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, कैसे कैसे हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री, तो आप सर्च करिए सरकारी अध्यापक एंशियंट हिस्ट्री, तो आपकी 2 वीडियोस आ जाएंगे। 2 वीडियोस को देखना, कमेंट्स करके बताना, मैं और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, हिस्ट्री पर। तो औरंगजेब है जिसने तोप का इस्तेमाल किया था, वह किले में 8 महीने तक घुस नहीं पाया था। तो हिस्ट्री की बातें हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। चलिए कक्षा 5 में आप लाइक करते रहना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर सुनीता विलियम की बात दी गई है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। चांद पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कल्पना चावला का आपको पता होगा, वो भारत की थी अंतरिक्ष में जाने वाली। तो ये कुछ बातें हैं, आपको पता होगा। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है 1969 में ये चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने पाशमीना शॉल के बारे में सुना होगा। जो पाशमीना शॉल है वो पाशमीना ऊन है, वो कहाँ से मिलती है? तो एक खास प्रकार की भेड़ें हैं जो कि चांगपा नामक लोगों के द्वारा पाली जाती हैं। 5000 लोग हैं, एक इलाका है ये पहाड़ी क्षेत्र में, भारत के उत्तर राज्यों में, जहाँ पर केवल 5 लोग रहते हैं और अपनी भेड़ वगैरह पालते हैं। ये भेड़ बकरियाँ पालते हैं, खास तरह की वो भेड़ होती हैं, बकरियाँ होती हैं, और इनसे क्या है, पाशमीना शॉल बनाई जाती है, ठीक है। उनके ऊन से पाशमीना शॉल बनाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कुछ घरों के बारे में बताया, थोड़ा सा वो बताया गया था, विशेषताएं। जिन घरों में जो खिड़कियां बाहर की ओर निकली होती हैं, तो ये आपने ज़्यादातर कश्मीर वगैरह, आगरा वगैरह में देखे होंगे, तो हमारे आगरा में भी हैं। तो कई सारे जो मुग़ल काल के जो जितने भी घर वगैरह होते हैं उनमें होते थे। तो ये जो बाहर निकली रहती है खिड़की, इसको बोलते हैं डब। याद रखेंगे, बाहर निकली हुई खिड़कियों को क्या बोलते हैं? डब। और श्रीनगर में बताया गया है कि हाउस बोट रहते हैं, टूरिस्ट जो यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता होगा। इनकी विशेषता याद कर लीजिए कि 80 फुट तक लंबे होते हैं और चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है इन हाउस बोट का। जो टूरिज्म में हाउस बोट यूज़ की जाती हैं श्रीनगर में, इनकी लंबाई 80 फुट होती है, चौड़ाई 8-9 फुट होती है। ये कुछ यादें हैं, पुरानी यादें हैं। थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए बताया, ये कहानी है नारायण की, जो गुजरात में जो साबरमती आश्रम है, गांधी जी के साथ रहते थे ये नारायण। और साबरमती आश्रम की खास बात क्या थी आपको पता है? साबरमती आश्रम की खास बात ये थी कि वहाँ पर जो भी आता था उसको अपनी सारी सफाई, गंदगी, टॉयलेट वगैरह जितने भी जो भी है, उसको अपनी सारी सफाई अपने आप करनी पड़ती थी। तो संडास वगैरह की गंदगी है वो भी अब उसको उठाकर तसले में ले जाकर खाद के रूप में डालनी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो वहाँ पर ये था, ठीक है। ये क्यों था? क्योंकि गांधी जी ये बोलते थे कि छुआछूत के जो भेदभाव का है वो कोई छोटी बीमारी नहीं है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें ऐसी ही चीज़ करनी पड़ेंगी। और इस वजह से वहाँ पर महाराष्ट्र के वर्धा शहर में है ये साबरमती आश्रम। तो वहाँ पर कई सारे लोग आते थे और कई सारे बड़े बड़े नेता छोड़कर भाग जाते थे इसी वजह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, आपको बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं, ये कुछ और एक पुरानी है। तो ये है भीम, महाराष्ट्र के गोरेगांव में भीम है, इनकी कहानी है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कि संविधान के पिता कहे जाते हैं, संविधान बनाया है उन्होंने, ये महाराष्ट्र के गोरेगांव की हैं, ठीक है। थोड़ा सा कहानी है, बस इतना याद रखिएगा। तो कुछ और है, जैसे कोयले के अंगारों और मटकों को उल्टा कर सब्जी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं ऊंधियू। तो गुजरात में होता है ऐसा, ठीक है, याद रखें। गुजरात में जो मटके होती हैं उनमें कोयले भरकर सब्जी पकाई जाती है, ऐसे पकाई जाती है, तो उसको बोलते हैं ऊंधियू, ठीक है, याद रखें। ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, काफ़ी है। ये कुछ अफसाना की कहानी यहाँ पर दी गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। बास्केटबॉल टीम इन्होंने बनाई थी, एक उभरती हुई टीम, और पढ़ाई वढ़ाई को थोड़ा सा नकार के इन्होंने अपनी लड़कियों की टीम बनाई थी। उस समय 2007 की बात है, महाराष्ट्र की बात है ये, ठीक है, मुंबई की बात है, मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो ये भी आप याद रखेंगे कि नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन कहाँ पर है? मुंबई में है।
अफसाना की यहाँ पर खुद की टीम बनाई थी उन्होंने और ये नेशनल लेवल तक पहुँच गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 बहुत इम्पोर्टेंट कानून है। जंगल में जो भी आदिवासी रहते हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए 2007 में जंगल अधिकार कानून लाया गया था। ठीक है, जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनको हक होता है उनकी चीज़ों पर। ठीक है, एक चेराव है जो कि मिज़ोरम में एक नाच है चेराव, तो ये भी आप याद रखेंगे। चेराव संबंधित है मिज़ोरम से। ज़मीन पर इसमें क्या है, बांस की डंडी को लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। जैसे आपने देखा होगा, दो लोग बैठ जाते हैं और बांस की डंडी हिलाते रहते हैं, लोग इस पर कूदते रहते हैं, है ना। तो वो मिज़ोरम में चेराव नृत्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ढोल की ताल पर डांडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों को बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे वो बना लेते हैं डंडियों से, फिर लोग कूदते हैं। एक यहाँ कूदेगा, कोई यहाँ कूदेगा, कोई यहाँ कूदेगा। तो ये चेराव नृत्य है जो कि मिज़ोरम का है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हमारा फिनिश होने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ आप देख सकते हैं, ये कुछ बीमारियां हैं। कुछ इसमें बोला गया था कि पोलियो बीमारी है, वो वायरस से फैलती है। तो कुछ ऐसे बोला गया था, कुछ जन्मजात होती हैं कुछ बीमारियां, कुछ रोग वगैरह है जैसे कुछ। तो यहाँ पर मैंने कुछ दिया गया, तो मैंने सोचा यहाँ पर आपको वायरस से होने वाली बीमारियाँ और जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की ट्रिक बता देता हूँ। तो ये आप याद कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ वायरस यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारियाँ। तो यहाँ पर विषाणु से होने वाली बीमारियों की ये ट्रिक है। रेखा हमें हिट करके पोइछे यानी कि पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो रे से है यहाँ पर रेबीज़। रेबीज़ क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है। खसरा वायरस से, हर्पीज़ वायरस से। तो आप इतना याद कर लेते कि रेबीज़ याद कर लेना, खसरा याद कर लेना, हर्पीस याद कर लेना, एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, केवल इतना याद करना। 7-8 याद कर लेना। ठीक है, 13 है टोटल, तो 7-8 आप याद कर लेना, इतना ही बहुत है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया है उनको तो याद कर ही लेना। ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं ये। अब है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। तो इनकी ट्रिक है, गोटी ने निम्मो को छटा सीढ़ी प्ले करने को कहा। गोटी ने निम्मी को छटा प्ले करने को कहा। तो ये इसकी ट्रिक है। गो से है गोनोरे, टिटनेस। तो इसमें भी आप केवल याद कर लेना इंपॉर्टेंट, टिटनेस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी और हैजा। तो ये 7-8 हैं, आप इनको भी याद कर लेना। ये बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। हमने कक्षा 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी की पुस्तक जो हूबहू कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ाई जाती है उनकी कटिंग फोटो लेकर ही हमने आपको सारे फैक्ट यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा और इस वीडियो को आप सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पर्यावरण शिक्षा नीति को पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा नीति कुछ पॉजिटिव पॉइंट से चलती है तो उनको हम कवर करेंगे अगली में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।